ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेबीज़ की, एपिडेमियोलॉजी की और उसकी एटियोलॉजी की, उसकी डेफिनेशन की। अब हम बात कर रहे हैं पैथोजेनेसिस ऑफ रेबीज़। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में हमें पता है कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, कुछ फेजेस होते हैं उनके पैथोजेनेसिस के। तो इसके भी 3 फेजेस हैं पैथोजेनेसिस के। पहला फेज़ तो है कि एनिमल बाइट होगा और वायरस की रेप्लिकेशन होगी मसल के अंदर। ठीक है, तो यानी कि वायरस की एंट्री है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और उसकी रेप्लिकेशन इनसाइड द मसल। उसके बाद हम आते हैं फेज़ 2 पे, जिस पे कहते हैं कि सीएनएस में एंट्री हो जाएगी और अदर रीजन्स में भी, डिसेमिनेटेड टू अदर रीजन्स एज वेल। ठीक है, तो वायरस की एंट्री इनटू द सीएनएस जो है वो पैथोजेनेसिस का फेज़ 2 है। फेज़ 3 ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ रेबीज इज के स्प्रेडिंग टू द पेरिफेरल टिश्यूज, सलाइवरी ग्लैंड्स, tongue, taste buds, and vagus nerve, glossopharyngeal nerve, and hypoglossal nerve and sympathetic nerve। ठीक है, तो यहाँ पे यानी पूरा स्प्रेड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। ठीक है, तो फॉर एवरी इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं कुछ स्टेजेस में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेज होता है फॉर एवरी इन्फेक्शियस डिजीज़, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें कि कोई क्लिनिकल सिम्टम या मैनिफेस्टेशन नहीं आती है। ठीक है, और वो हर डिजीज़ का डिफरेंट होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो रेबीज़ के लिए भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो क्या होता है कि डेज़ में भी हो सकता है और ईयर्स में भी हो सकता है। हो सकता है कि एक बंदे के अंदर रेबीज़ वायरस जो है वो ईयर्स तक एग्जिस्ट करे और फिर जब एक मोमेंट पे जाके उस बंदे की इम्यूनिटी कम हुई है तो वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर दे। अच्छा, नेक्स्ट पीरियड हमारे पास है प्रोड्रोमल फेज, जो कि 2 से 4 दिन तक रहता है और इसके अंदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगे, यानी कि जैसे मायल्जिया, थैल्जिया, माइलाइस। ठीक है, उसके बाद लो ग्रेड फीवर हो जाएगा, फटीग, एंजाइटी, वॉमिटिंग, हेडेक। ठीक है, यानी कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स इसमें नहीं आएंगे, नॉन स्पेसिफिक होंगे। बहुत सारी ऑलमोस्ट सब डिजीज़ में ये सेम ही होंगे। ठीक है, उसके बाद फ्यूरियस फेज़ आ जाती है, जो कि विच वन इज़ सीरियस। ठीक है, फ्यूरियस स्टेज में क्या होगा बेसिकली, इसमें जो है हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, फीवर, पेरेस्थीसिया। हमें पता है कि प्रिकलिंग सेंसेशन होती है मोस्टली हाथों में, पैरों में, बाजुओं में, लेग्स में। ठीक है, उसके बाद नक्कल रिजिडिटी हो जाएगी, फिर हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपर सलाइवेशन। ठीक है, हाइपर सलाइवेशन एक बहुत ही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आती है पैरालिटिक स्टेज, जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की लास्ट स्टेज है और बहुत ही ज़्यादा जो सबसे मतलब डेंजरस स्टेज है वो ये वाली है। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि पैरालिसिस हो जाएगा और इवन मतलब कार्डियक मसल्स का पैरालाइज हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम का फेलियर हो सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ इसमें जो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है लैब फाइंडिंग्स। बेसिकली अब इसमें ये होता है कि जो रूटीन लैब टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो सारे इसके अंदर नॉर्मल ही आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं 3 किस्म के टेस्ट जो कि हम करते हैं टू रूल आउट के बंदे को वाकई रेबीज़ है या नहीं। अब उसके अंदर पहला आ जाता है रेबीज़ वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR एम्पलीफिकेशन। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग। ठीक हो गया। तो ये तीनों टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं टू फिगर आउट कि एक बंदे को वाकई रेबीज़ हो चुका है या नहीं। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस की बात आ जाती है। तो डायग्नोसिस में जो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो 3 तरह से डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, तो 3 तरह से कौन से डायग्नोसिस होते हैं कि पहले तो हम हिस्ट्री ले लेते हैं बंदे की। ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उनका या तो इन्फेक्टेड बंदे से या इन्फेक्टेड एनिमल से जो है वो क्लोज कांटेक्ट होता है। रेबीज़ के केस में डेफिनेटली, क्योंकि हमने कहा कि जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो एनिमल्स होते हैं, जो जिनके सलाइवा में जो है वो वायरस होता है। तो इसमें हिस्ट्री होगी बंदे के पास ऑफ बीइंग बिटन और स्क्रैच्ड बाय डॉग्स और वुल्व्स। ठीक है, और विद वायरस। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सेकंड जो इसमें हम बात करते हैं वो होती है हमारे पास
टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, ठीक है। तो टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी, हमने कहा कि एंसेफेलाइटिक होता है, पैरालिटिक होता है, तो वो और उससे पहले नॉन स्पेसिफिक जो हमने सिम्टम्स की बात की, तो वो सारी टिपिकल मैनिफेस्टेशंस हम अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट में हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशंस, लैब एग्जामिनेशंस आ जाती हैं, ठीक है, जो कि हमने ये बात कर ली कि ये तीन जो हैं बेसिकली ये डिस्टिंग्विश कर रही होती हैं रेबीज़ को फ्रॉम अदर इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में जो है पेशेंट्स को हम स्ट्रिक्टली आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है, और उनको जो है सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, और एंटीवायरल थेरेपी भी हम उनकी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये तीन जो हैं ये प्रिंसिपल्स आ गए ट्रीटमेंट के। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन में। किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ में प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक हो गया। तो प्रिवेंशन में बेसिकली प्रिवेंशन इज़ नेसेसरी एंड टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स एंड एडिक्वेट वैक्सीनेशन कैन रिड्यूस रेबीज़ इंसिडेंस रेट टू 0.1%, ठीक है। तो 0.1% तक पहुंच जाता है रेट, इतना कम हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसलिए वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई प्रिवेंशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अब जो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस होती है उसमें क्या होता है कि मेथड होता है कि आपने 3 डोजेज देनी है रेबीज़ की वैक्सीनेशन की, और जो कि कब कब देनी चाहिए कि जैसे अगर आपको आज वैक्सीनेशन लगी है एक डोज, तो आपको 7 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी, और आपको फिर 28 डेज़ बाद आपको थर्ड डोज लग जाएगी, ठीक है। तो ये 3 डोजेज़ आपकी कंप्लीट हो जाएं तो आप जो है आप वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज़ होती है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर डिसइंफेक्शन, ठीक है। डीप डिसइंफेक्शन करना चाहिए आपको, थॉरो क्लीनिंग करनी चाहिए, और सफिशेंट वैक्सीनेशन आपको करनी चाहिए वेन एवर आप को कोई भी स्क्रैच्ड होते हैं, जब भी आप या आपको जब बाइट होते हैं आप, ठीक है। और दूसरी बात कि सूटेबल क्राउड और जो लोग एट हाई रिस्क हैं रेबीज़ के, उनसे या तो फासला रखें या उनको समझाएं कि ऐसे ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको जानवरों को छेड़ने की आदत होती है, उनको तंग करने में, परेशान करने में उन्हें मज़ा आता है, तो वो बहुत हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको कोई भी जानवर कभी भी उन पर अटैक कर सकता है, और कोई हमें पता नहीं होता। तो इस तरह का जो बिहेवियर है उसे अवॉइड करना चाहिए, और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशली मना करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो होता है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में क्या है कि एक तो आप स्क्रब करें सोप वाटर यूज़ करके, डिटर्जेंट यूज़ करके, आयोडीन यूज़ करके, जो एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स आप उसको अपने जो आपका वूंड है जो कि आफ्टर अ बाइट हुआ है उसको आप क्लीन करेंगे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, ताकि जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल अंदर गया है वो बाहर आ जाए और वो वॉश ऑफ हो जाए, ठीक है। उसके बाद स्क्रब करें 75% अल्कोहल और जो है और सेपरेटली स्मीयर विद कंसनट्रेटेड आयोडीन एंड अराउंड इज जनरली ओके okay generally sustain the bandages, okay, तो should be bandaged properly, ठीक है। और आयोडीन और कंसनट्रेटेड आयोडीन और अल्कोहल और 75% अल्कोहल के साथ आप इसको वॉश करेंगे, ताकि जो भी मटेरियल अंदर गया है इन्फेक्टेड उसका नुकसान ना हो और वो वॉश ऑफ हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर ये क्या होता है कि भाई अगर आप वो हमने पहले जो वैक्सीनेशन पढ़ी वो थी कि आपने अभी यू हैव नॉट बिन बिटन, ठीक है। अभी बाइट के बाद आपको जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगेंगे, उनका क्या तरीका होगा कि वो आपको डे 0 पे लगेंगे, और फिर डे 3 पे, और फिर डे 7, डे 14, डे 28, और जो कि बहुत सीरियस पेशेंट हैं तो वो फिर उनको 10 इंजेक्शंस भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल ऑफ 5 इंजेक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत स्वेयर पेशेंट्स हैं, स्वेयर केसेस हैं, या बाइट बहुत स्वेयर था या बहुत डीप बाइट है, तो उन पेशेंट्स को आप फॉर 10 डेज़ भी मतलब फॉर 10 डेज़ इन अ वे कि ये डबल होता जाएगा। जैसे इसके बाद 14 का डबल था 28, और 28 का डबल पे आपको नेक्स्ट सिरिंज लगेगी, लाइक दैट आप 10 इंजेक्शन उसको प्रोफिलैक्सिस में दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंशन, सो दैट इज़ इट गाइस, थैंक यू।